স্যার ক্লিয়ার আসছে। अच्छा ठीक है। ओके ठीक है सर, चलो गुड इवनिंग फिर से एक बार। ओके अच्छा देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कशंस जो कर रहे थे, बाकी लोग ज्वाइन अगर बाद में करेगा तो ज्वाइन करेगा, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सर। अच्छा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस हो गया था, याद है स्नेहाशीष निविड़ आप लोगों को? थ्योरी ऑफ Yes, sir. प्रोडक्शंस के बारे में डिस्कशंस हम लोग लास्ट क्लास में कर लिया था। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स का जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरियाज है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो किस तरह का फोकस करता है कि सबसे पहले हम लोगों ने एकदम डिटेल्स में इंट्रोडक्शन देखा था, फिर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट देखा, फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन देखा। बेसिकली सबसे पहले किसी भी बिजनेसमैन को ना कोई भी चीज़ करने से पहले ना कुछ चीज़ें उनको देखना पड़ता है। अगर आप लोगों के अंदर बिजनेसमैन का भूत सवारा है, मतलब ऐसे प्रोफेशनल आप लोग कुछ भी बिजनेस करना या प्रोफेशन सेटअप करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए जानते हो? हाँ स्नेहाशीष, कि अगर बिजनेस के बारे में दिमाग में कुछ आ रहा है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? बोल। Sir, first planning করতে হবে how to do the business. सबसे पहले तो हाउ टू डू द बिजनेस, ऑब्वियसली हाउ टू डू द बिजनेस, बट सबसे पहले तुम्हें एक आइडिया चूज करना होगा, यस ना, कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस तुम मार्केट में लोगों को देना चाहते हो, है ना, मतलब यू हैव टू फाइंड सम प्रॉब्लम एंड आपको उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यस और नो? Yes, sir. कि মানে পুরো করতে হবে, তারপর কিভাবে করব, কাদের एग्जैक्टली দিয়ে করব, বিজনেসটা সেটআপটা কি हाँ করে হবে, वो আর तो কাস্টমার কি করে ऑब्वियसली পৌঁছাবো, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। কাস্টমার কাছে तो बेस কি মোডে কাস্টমার কাছে পৌঁছাবো যাতে কাস্টমার एक्चुअली সাথে जब ভালো। कस्टमर्स का बारे में जब तो सोच रहा है, तब एक्चुअली तो क्या सोच रहा है, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में सोच रहा यस सर। है ना? तो मतलब बेसिकली तेरे पास मतलब उतना प्रोडक्ट या सर्विस का जो सप्लाई तेरे पास कितना रहेगा, और तू मार्केट में जब किसी को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस जब किसी को तू देना चाहता है, तो तेरे को उसका मार्केट सर्वे कर लेना चाहिए कि अच्छा मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये सर्विसेज है, तो इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में किस तरह से पहुंचा पाऊँ। तो उसके लिए तुझे ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का डिमांड या सर्विस का डिमांड किस लेवल का है और उसका सप्लाई किस लेवल का है। तो इट्स अ वेरी वाइटल एरिया। सबसे पहले तो एक आइडिया फाइंड आउट करना, इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करना। इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करने का मतलब यही है कि जब आइडिया जनरेट करते हैं ना कोई, तो वो आइडिया से, जैसे एक सिंपल बात करते हैं कि फेसबुक फेसबुक क्या जुकरबर्ग ने जब बनाया था, आप लोग जानते हो जुकरबर्ग का ये फेसबुक बनाने का कहानी? हाँ सर, जुकरबर्ग का फेसबुक कहानी बनाने का कहानी पता है किसी को? कैसे फेसबुक बना दिया था? ফার্স্টে নিজেদের ফ্রেন্ডসদের মধ্যেই ছিল যাতে কন্ট্যাক্ট করতে পারে। हाँ निबिड़, पता है तुझे जुकरबर्ग का फेसबुक बनाने का कहानी पता है? बेसिकली क्या हुआ था, ये मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड में पढ़ता था सर। तो फेसबुक पहले एक्चुअली ये हार्वर्ड कनेक्ट बोल के जाना जाता था। एक्चुअली हार्वर्ड में ना एक सोशल नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट था कॉलेज के अंदर, जिसका नाम था हार्वर्ड कनेक्ट। समझ रहे हैं ना स्नेहाशीष? यस हेलो। सर। तो वो हार्वर्ड कनेक्ट जो एक्चुअली था, हार्वर्ड कनेक्ट में पुराना जो हार्वर्ड का जो स्टूडेंट्स लोग थे, जो जुकरबर्ग से काफ़ी सीनियर थे, ये लोग मिलके एक्चुअली हार्वर्ड कनेक्ट को डेवलप किया था। ठीक है, तो वो कॉलेज के अंदर ही था हार्वर्ड कनेक्ट। थोड़ा डिटेल्स में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, अगर फेसबुक का कहानी भी पता करोगे तो। धीरे धीरे ये जब जुकरबर्ग लोग बिजनेस में, एक्चुअली बिजनेस में नहीं, अब कॉलेज में आया, तो ऑन द टाइम इसका कहानी कुछ इस तरह का है कि जब जुकरबर्ग बिजनेस मतलब कॉलेज में आया, तो वो लोग भी यूज़ करना चालू कर दिया। तो कोई एक लड़की दोस्त था, ठीक है, मतलब एक मतलब फ्रेंड थे एक्चुअली, कोई लेडी फ्रेंड था उसका। तो उसको ढूंढने को लेके कुछ एक पॉइंट थे कि वो कॉलेज छोड़ के चला गया था। तो फिर वो ढूंढ रहा था कि भाई वो हार्वर्ड कनेक्ट में तो है नहीं, बट कहीं ना कहीं तो होगा। तो फिर वो ये सोच रहा था कि हार्वर्ड कनेक्ट नॉर्मली जो जिस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उसमें था, प्रोग्रामिंग था, उसमें जो लोग कॉलेज में पढ़ता था वही लोग उसमें बेसिकली प्रोग्राम करता था। ठीक है, तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो लड़की था वो कॉलेज छोड़ के चला गया था, तो जुकरबर्ग एंड उसका कुछ फ्रेंड लोग थे, बोले रुक ना, कि वो जो फ्रेंड है वो छोड़ के तो चला गया, बट उसको ढूंढ के निकालेंगे, कुछ इस तरह का। तो वो एक कॉन्सेप्ट लाया था कि लड़की लोग ऐसा है कि वो कुछ भी हो जाए वो फोटो जरूर डालेगा। ठीक है वो हम लोग भी जानते हैं कि सेल्फी लेने का एक कैरेक्टर होता है ना लड़कियों पे, गर्ल्स का,
तो ये कॉन्सेप्ट को यूज किया था और फिर प्रोग्रामिंग को और जबरदस्त किया था। उससे पहले सिर्फ चैटिंग होता था, ये फोटो शेयर करना, वीडियो शेयर करना, वीडियो तो बाद में आया बिकॉज स्पेशली फोटो वगैरह शेयर करने का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ये सब वो थोड़ा डेवलप किया और फिर धीरे धीरे हार्वर्ड के बाहर भी ये तेरा हार्वर्ड कनेक्ट, जुकरबर्ग का फेसबुक जो हुआ वो बाद में पेपल का जो ओनर था, ठीक है, उसने थोड़ा उसको हेल्प किया, ठीक है। तो इस तरह से हार्वर्ड कनेक्ट धीरे धीरे एक बहुत अच्छा, और बाद में इसके ऊपर एक्चुअली मतलब क्या बोलते हैं सर उसको, मैंने कॉपीराइट क्लेम भी किया था हार्वर्ड कनेक्ट कि ये तो हार्वर्ड कनेक्टेड, हार्वर्ड कनेक्शंस, ये एक बहुत फेमस एक सोशल नेटवर्किंग देख रहे हैं सर, ठीक है। ये इसके ऊपर बाद में काफी सारा पॉइंट भी उठाया कि नहीं ये हम लोग का था, ये आप कैसे ले सकते हो, স্যার तो তুমি কি वगैरह। স্ক্রিন শেয়ার করেছো? ও স্ক্রিনে দেখাচ্ছে না কিছু? হ্যাঁ স্যার। मैं तो भूल ही गया कि स्क्रीन शेयर नहीं है बोल के, এতক্ষণ বলিস নি। ये देख, कनेक्टिव सोशल नेटवर्क दिख रहा है, is a social network USA launched on May 2004 that was founded by Harvard students Cameron Wiggins, ये लोग बनाया था, ठीक है। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे ये हार्वर्ड कनेक्ट के बारे में उसके ऊपर काम करते हुए फेसबुक भी आगे बढ़ा। तो बेसिकली मेरा कहने का आपको मतलब यही है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्शन होता है तो पहले डिमांड सप्लाई सब कुछ हुआ, तो ये खेलते खेलते ही बन गया था। उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे फेसबुक उसको मार्केट में लाया, फिर फेसबुक धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस को भी स्टार्ट किया। फिर फेसबुक ने देखा कि भाई किस तरह से कॉस्ट को एनालाइज करके, ठीक है, उसके ऊपर बिजनेस को कैसे करना है, कि क्या खर्चा आ जाता है, उसके ऊपर डिपेंड करके लोगों का क्या सोच है, किस तरह से वो फेसबुक प्लेटफॉर्म को यूज करता है। और आज फेसबुक वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल साइट भी है, एडवर्टाइजमेंट का भी एक बहुत बड़ा जगह है। वी ऑल नो अबाउट दिस थिंग्स। तो बेसिकली फाइंड द प्रॉब्लम, ये सॉफ्टवेयर से आप किसी भी एंगल से बात समझ सकते हो। मैं तो फेसबुक का बताया, आप लोगों के साथ मैं और भी कोई बिजनेस, कई सारा बिजनेस के बारे में बात कर सकता हूँ, बट दिस इज जस्ट अ एग्जाम्पल। आयुष, गुड इवनिंग आयुष, तुझे समझ में आ रहा है? यस सर। तो कहाँ गायब हो गया तेरे इतना दिन? शादी था सर घर में। कितना दिन पकड़ के शादी चल रहा था? वो शादी सर। अरे बाप रे, लंबा खेल था। अच्छा चल, ओके। तो बेसिकली व्हाट इज दिस थ्योरी ऑफ कॉस्ट? तो आयुष का अगर प्रोडक्शंस का क्लास वगैरह मिस हुआ है तो थोड़ा सा कर लेना मेरे से लेके, हाँ, याद करके। ओके सर। ठीक। तो ये कॉस्ट एनालिसिस में ध्यान दे कि कोई भी बिजनेस का कॉस्ट एनालिसिस कैसे करना पड़ता है इकोनॉमिकली। कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया, नेमली साइज ऑफ आउटपुट। मतलब तुम कितना बड़ा बिजनेस बना रहे हो, उसमें आउटपुट कितना आएगा, ठीक है। मतलब चाहे कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, चाहे सोशल साइट का बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर हो, चाहे ऑनलाइन कॉस्मेटिक शॉप हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे कुछ भी बिजनेस हो। साइज ऑफ आउटपुट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, कितना बड़ा करना चाहते हो, छोटा एरिया के अंदर रहना चाहते हो या बिग बास्केट ग्रोफर्स जैसा करना चाहते हो, या फिर अपनी हार्वर्ड कॉलेज के अंदर रहना चाहते हो, या फिर फेसबुक जैसे बड़ा करना चाहते हो। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शंस करने का जो खर्चा पड़ रहा है उसको बोलते हैं सर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, स्नेहाशीष को या निविड को याद होगा, या फिर अगर आयुष पे क्या था, लास्ट दिन हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, याद है? हाँ, क्या रे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम याद है? बोलना स्नेहाशीष। हेलो, क्या मेरा आवाज হ্যাঁ आ স্যার। रहा है कि नहीं आ रहा है? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার, ওরা বলেছে। हाँ, ভাবছিলাম স্যার, सार्कुल, ওরা বলেছে। वाह, इतना शॉर्ट मेमोरी करेगा तो फिर तेरे को गजनी बना देंगे। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बन रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें क्या होता है सर? एक कंपनी होते हैं, एक हाउस होल्ड होते हैं, याद था? ये हाउस होल्ड है, ठीक है, ये স্যার कौन হাউস है হোল্ড सर? আর ফার্ম। ये हाउस होल्ड है और ये फार्म है, ठीक है, फार्म है। हाउस होल्ड फार्म को क्या देता है? স্যার ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন। हाउस होल्ड फार्म को क्या देता है?
फैक्टर्स ऑफ Factors of प्रोडक्शन, हाँ वेरी गुड सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? लैंड प्रोवाइड करता है, लेबर प्रोवाइड करता है ना, कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब अल्टीमेटली ये हाउस होल्ड ही है जो कहीं ना कहीं इसी का जमीन बिजनेस को मिलता है ना। इसी का जमीन, इसी के घर से कोई ना कोई लेबर बन के, वेजेस हो या सैलरी, इकोनॉमी में सब लेबर, याद रखना सर, इकोनॉमी में वी ऑल आर लेबर। ऐसा नहीं सोचने की लेबर मतलब सिर्फ जो सर पे माल्ट होता है उसी को लेबर बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। इन आवर इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट एवरीबडी इज लेबर, मतलब हम सभी जो लोग मेहनत करते हैं, है ना सर, वो सभी कोई कौन है सर? लेबर है इकोनॉमी में। तो ये चीज मैं एक्चुअली लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो चारों कॉन्सेप्ट है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना सर। ये चारों क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ध्यान से सुनना 2 मिनट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड जो फार्म को मिल रहा है, लेबर भी हाउस होल्ड से फार्म में जाके काम कर रहा है, हाउस होल्ड से कैपिटल का फ्लो हो रहा है। सर हाउस होल्ड से कैसे कैपिटल का फ्लो होता है? कोई मुझे बता सकते हैं सर, हाउस होल्ड से कैपिटल का फ्लो कैसे होगा? कैपिटल का फ्लो हाउस होल्ड से कैसे फार्म में होता है? एनीवन, कोई बता सकता है सर? आयन बोल, हाउस होल्ड किस तरह से फार्म को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं? স্যার হাউস হোল্ড ব্যাংকে ইনভেস্ট করে যেগুলো ফার্ম লোন নেয়। थैंक यू सर, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। वेरी गुड सर, हाउस होल्ड बैंक में डालता है। वेरी गुड सर, हाउस होल्ड हम लोग क्या करते हैं? बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं, फिर यही पैसा बैंक क्या करता है? बिजनेस को लोन प्रोवाइड करता है। सिंपल कॉन्सेप्ट से चलता है ना। तो अल्टीमेटली हाउस होल्ड का पैसा भी तो बैंक मतलब बिजनेस में चला गया। वेरी गुड आया, समझ में आ रहा है रे आयुष? हेलो, यस सर। सिंपल था। तो लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर मतलब घर घर से ही तो कोई ना कोई उठ के आते हैं और वो बिजनेस बनाते हैं। जैसे कि रिलायंस का अगर मुकेश अंबानी है तो वो तो एक घर का बंदा है ना। जानते हो आप लोग ये रिलायंस का कहानी? रिलायंस क्या है? रिलायंस जो आज इतना बड़ा फैक्ट्री बनाया है, ये रिलायंस क्या एक दिन में रिलायंस इतना बड़ा फैक्ट्री बना लिया क्या? पैदाइशी है क्या? नहीं सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज वर्ल्ड का इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन हो सकते हैं, बट इनका जो ओनर है सर धीरू भाई अंबानी, इनका पापा गुजरात में, इनका पापा धीरू भाई अंबानी का पापा गुजरात में एक स्कूल में प्राइमरी टीचर हुआ करता था। सिंपल, एक प्राइमरी टीचर का बेटा गुजरात का एक गांव में, वहां से ये अपने ही गांव से किसी के साथ, ये देखो सर, इन 1948 यू कैन सी हियर अर्लियर करियर, अदेन यमन में चला गया था टू वर्क फॉर ए बेसियन कंपनी अलोंग विथ हिज ब्रदर रमनिक भाई, ठीक है, रमनिक भाई, ठीक है, मोटा भाई बोलता है। ही लेटर केम टू सेल बुमरा ऑयल प्रोडक्ट्स फॉर द कंपनी, बार्मा ऑयल प्रोडक्ट्स फॉर द कंपनी। वो एक्चुअली क्या करता था वहां पर जाके, उतना ज्यादा एडुकेटेड नहीं था सर धीरू भाई अंबानी, वहां पर जाके लोगों को तेल का सप्लाई करता था दुकान दुकान में। There is a famous story about how he once made a lot of money by melting the silver bullion and selling it as pure silver because he knew that the value pure silver was much higher than the bullion, thus was a precursor to his financial wizardry and acumen. His friends described him as someone who was affable yet ambitious, cheerful yet had a dark side because of his extreme ambitions and risk taking. In Aden, his first son Mukesh was born in April 1957. Another son Anil was born 2 years later, 1959. He left Aden, मतलब येमेन छोड़ के वो इंडिया चला आया था 1958 में, to try his hand at its own business in India in the textile market. ठीक है, टेक्सटाइल में अगर मैं आपको नाम बताऊं ना सर, आपको समझ में आ जाएगा। विमल का नाम सुने ना सर? विमल ब्रांड का नाम सुने? Yes, sir. विमल का, हाँ, ओनली विमल ऐसे एडवर्टाइजमेंट आता था। ये विमल टेक्सटाइल उनका पहला कंपनी था, ठीक है। फिर पहले टेक्सटाइल बिजनेस में, फिर धीरे धीरे उनका सपना था कि एक दिन बहुत बड़ा पेट्रोल का इंडस्ट्री भी बनाएंगे, पेट्रोलियम, और वो भी बना के दिखाया, ठीक है। उसके साथ साथ केमिकल क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी है, वो तो बस एक सिंपल सा ट्रेडिशनल स्कूल टीचर्स का बेटा था, वो भी प्राइमरी स्कूल का टीचर्स का बेटा था। तो बेसिकली रिस्क टेकर या एंटरप्रेन्योर कहीं ना किसी घर से ही निकलते हैं सर, ठीक है। हम आप जैसे घर से ही निकलते हैं, उसी में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना के दिखाते हैं। ये तो धीरू भाई अंबानी है, ये तो बहुत पुराना है और बहुत ही
ऊंचा दौर पे अपना नाम को बनाया, उसका बेटा भी उस लीगेसी को लेके चल रहा है। लेकिन आजकल भी कई सारे लोग हैं जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, तो आप लोग भी कर सकते हो, मैं ये उम्मीद जरूर कर सकता हूँ। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये फार्म इसको देते हैं, तो बदले में फार्म इनको क्या देता है? लैंड के बदले रेंट देगा, लेबर के बदले वेजेस देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगा, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट देगा, है ना सर? एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट देगा। तो पूरा गिव एंड टेक पॉलिसी चल रहा है, ये गिव है और ये टेक है, गिव एंड टेक पॉलिसी। और ये गिव एंड टेक पॉलिसी से क्या हुआ, जैसे ये ऊपर का चार क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और ये नीचे का चार क्या हो गया सर? ये नीचे का चार क्या हो गया जो टेक पॉलिसी में जो है, ये चार क्या हो गया? वो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये चार क्या है? प्लीज बताओ ना सर। फैक्टर इनकम, फैक्टर ऑफ कॉस्ट, कंपनी के लिए सोचो 2 हाँ मिनट हाँ के लिए। कंपनी के लिए क्या है? फैक्टर ऑफ कॉस्ट है। इनकम तो जिनको मिल रहा है उनके लिए है, बट अगर कंपनी एक्चुअली सारा का सारा खर्चा कर रहा है, तो बिजनेस जब लैंड खरीदते हैं, लेबर खरीदते हैं, कैपिटल खरीदते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं, तो ये चार उनका प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मैं सारा का सारा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ, हाउस होल्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं, ठीक है? बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑब्वियसली हाउस होल्ड के लिए भी इकोनॉमिक्स है, बट इकोनॉमिक्स का यूज ऑब्वियसली हम लोग देखते हैं कि बिजनेस लेवल में ज्यादा सोचा जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोफेशनल वर्ल्ड अच्छा रहेगा, आपका पर्सनल वर्ल्ड भी अच्छा रहेगा, और पर्सनल वर्ल्ड अच्छा रहेगा तो आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड भी अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल वर्ल्ड मतलब फार्म का एरिया, और पर्सनल वर्ल्ड मतलब आपका हाउस होल्ड का एरिया। ये कहा जाता है सर कि जिसका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा, उसका पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छा, जिनका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा उनका प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छा, वाइस वर्सा। बट सर ओके, फैक्टर कॉस्ट, तो हमारा आज का डिस्कशन क्या है? कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। The cost analysis or cost analysis refers to the study of the behavior of the cost in relation to the one or more production criteria, namely size of output, scale of operations, price of factor of productions, and other relevant economical variables. It is concerned with financial aspect of production. It is concerned with financial aspect of production. Now, कुछ vital area है सर, ध्यान से सुनिएगा। Cost concept, cost concept. Accounting cost and economic cost. What is accounting cost and what is economic cost? Accounting costs relate to those costs only which involve cash payments. ध्यान से सुनिए please. Accounting costs relate to those costs only which involve cash payments by the entrepreneur of the firm. मतलब जो बिजनेस का ओनर है या एंटरप्रेन्योर है, लाइक धीरू भाई अंबानी हो, या फिर फ्लिपकार्ट का ओनर हो, या फिर ओयो रूम का ओनर हो, जो भी जिसको भी आपको पसंद आए, या पेटीएम का ओनर हो, आप जिसको भी एंटरप्रेन्योर दिमाग में सोचना चाहते हो आप सोच सकते हो। एंटरप्रेन्योर बहुत सारा है आज के डेट में हमारे पास, तो बहुत सारा नहीं बोलेंगे, थोड़ा बहुत आया है, इससे इतना बोलेंगे। तो अकाउंटिंग कॉस्ट रिलेट टू दोज कॉस्ट ओनली विच इन्वॉल्व कैश पेमेंट बाय द एंटरप्रेन्योर ऑफ द फर्म। Accounting costs are also called explicit cost. Accounting costs are also called explicit cost. ऐसा क्यों? Accounting cost को explicit cost क्यों कहते हैं सर? आगे बात करते हैं। Cost of factors owned by the entrepreneur himself. Cost of factors owned by the entrepreneur himself and employed in his own business are called implicit cost. Implicit cost also known as non-accounting cost. Implicit cost also known as non-accounting cost. तो एक हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। पहले इम्प्लिसिट में बात करते हैं। जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत सारा केस में बिजनेस में ना ये डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाता है। रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, मतलब आपके पास खुद का घर है, आपको कहीं पर भाड़ा लेने का जरूरत नहीं है। हाँ स्नेहाशीष, बात तू समझ रहा है ना? तू अपना प्रोफेशन संभालते हैं, है ना? तू अपना प्रोफेशन संभाल रहा है। स्नेहाशीष आजकल सर कंसल्टेंसी काम कर रहा है सर, जीएसटी फाइलिंग, इनकम टैक्स फाइलिंग, ये सब के ऊपर स्नेहाशीष अपना बिजनेस चालू किया है प्रोफेशनल एडवाइजरी लेवल पे। तो स्नेहाशीष तेरा खुद का घर है या फिर कहीं पर रेंट पे लिया है घर? सर নিজের ऑफिस কিনছি। ऑफिस खरीदा, लेकिन अभी खरीद लिया कि अभी अपने घर पे ही कर रहा है? এখন স্যার বাড়িতে, अभी घर पे ही कर रहा है। ये देख रहे हो सर आप लोग, जीएसटी सुविधा केंद्र सरकार टैक्स एक्सपर्ट, ये अपना स्नेहाशीष का बिजनेस है, ठीक है? ये स्नेहाशीष यहाँ पर टैक्स के लिए ऊपर काम कर रहे हैं, बिजनेस लाइसेंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, ये सब के ऊपर सरकार टैक्स एक्सपर्ट बड़ा ही अच्छे से काम कर रहे हैं।
चलो सर, बहुत अच्छा बात है। लेकिन सरकार टैक्स एक्सपर्ट का करेंट एड्रेस क्या है? पाटघर मोड़ 2 NN मुखर्जी रोड, कामारहाटी, आगरपाड़ा, कोलकाता, मतलब बैरकपुर सोदपुर एरिया में है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है। सरकार टैक्स एक्सपर्ट क्या क्या बिजनेस करते हैं इसका एक डेटा हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, चलिए ये डेमो साइट है इसका। कंसल्टिंग, टैक्सेशन, GST, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, टाइप ऑफ लाइसेंसिंग सर्विस, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स सर्विस। चलो सर, बहुत बढ़िया। टैक्स रिलेटेड ITR 1, ITR 2, ITR 3, वेरी गुड स्नेहाशीष, चलते जाओ। इनकम सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल टैक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। चलो बहुत कुछ कर रहा है स्नेहाशीष, बहुत बढ़िया। मेरा कहने का मतलब अभी स्नेहाशीष का बिजनेस को प्रमोट करना तो है ही, ठीक है, वो प्रमोट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन करेंट मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि स्नेहाशीष जो बिजनेस कर रहा है, अगर स्नेहाशीष अपने घर पे बिजनेस कर रहा है स्नेहाशीष, तेरे को कॉस्टिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, अगर तेरा खुद का घर है तो तेरा रेंट नहीं लगेगा ना। यस सर। तो तू अगर कहीं दूसरे जगह में भाड़ा लेगा तो क्या भाड़ा आ जाएगा? सर मिनिमम 7 থেকে 8,000। मिनिमम 7 से 8,000। सर आप लोग सुन रहे हो ना? आया, निबिड, राजू एंड आयुष, आप लोग समझ रहे हो? हेलो, अगर एक भाड़ा लेने जाएगा आगरपाड़ा एंड डानलॉप वगैरह एरिया, सोदपुर एरिया के आसपास में, तो 7-8 हज़ार का खर्चा आ सकता है। सही बोला ना? मिनिमम। यस सर। आया, समझ में आ रहा है तुझे? यस सर। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, अगर आप खुद अपने बिल्डिंग पे बिजनेस कर रहे हो तो वो रेंट आपका बच जाता है, इट्स अ गुड थिंग। इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल, अगर आप अपने घर से पैसा देते हो बिजनेस करने के लिए, अपने ही घर से पैसा देते हो बिजनेस के लिए, तो फिर आपको कहीं से लोन लेने का जरूरत नहीं पड़ा। सेल्फ ओन्ड कैपिटल, कहीं ना कहीं आपने पैसा जमा किया था, कहीं पर फालतू खर्चा ना करके डे बाय डे डेली पॉकेट मनी जमा जमा के आपने 1 लाख रुपया जमा किया, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगर आज के डेट में 1 लाख रुपया मार्केट से लेने जाओ तो 15% का इंटरेस्ट पे आपको लेना पड़ेगा, कम से कम 15,000 का कॉस्टिंग आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर, आप खुद ही बिजनेस में काम कर लेते हो, खुद ही दिमाग लगा लेते हो, किसी को इसके लिए किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। आपका ही टैलेंट है, आपका ही टैलेंट है। आप अपने टैलेंट को यूज करके बिजनेस कर रहे हो। अगर टैलेंट बाहर से हायर करना पड़ता कि भाई बिजनेस आपका है बट टैलेंट आपको हायर करना पड़ रहा है, तो फिर इन दैट केस क्या होगा? आपको टैलेंट को पे करना होगा। लेकिन अगर टैलेंट आपके अंदर है तो फिर आप खुद ही खुद को पे कर देना। लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब आप खुद से ही खर्चा, मतलब आपका टैलेंट यूज करके आप कुछ करते हो ना, तो उसका खर्चा एक्चुअल में पे नहीं होता, बट वो खर्चा का हिसाब करना चाहिए। एक्चुअली दिस इज कॉल्ड इम्प्लीसिट कॉस्ट। आप लोग बात समझ रहे हैं सर? इम्प्लीसिट कॉस्ट ऑल्सो नोन एज नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट, इसका कोई अकाउंट्स में हिसाब नहीं होता। एग्जैक्टली ये सब जो खर्चा है इसका अकाउंट्स में हिसाब नहीं होता, बट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आप एक घर बाहर में भाड़ा लेते तो आपका खर्चा आ सकता था, अगर आप कैपिटल मार्केट से लेते तो आपका खर्चा आ सकता था, अगर आप सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर दे रहे हो तो उसमें भी आपका वेजेस या सैलरी आपको पे करना पड़ता था। तो ये अमाउंट अगर आप खुद से यूज कर रहे हो ये सब एरिया, तो ये खर्चा आपका नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट है, दैट इज एक्चुअली इम्प्लीसिट कॉस्ट। ठीक है, तो ये इम्प्लीसिट कॉस्ट आप शायद डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको ये देखना चाहिए। क्यों जानते हो? प्रोडक्ट का बिजनेस चलता है या सर्विस का बिजनेस चलता है कॉस्ट के बेसिस पे। कॉस्ट के बेसिस पे क्यों सर? बिकॉज प्रोडक्ट का प्राइस बहुत वाइटल होता है ना सर। क्या आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? जैसे यहाँ पर स्नेहाशीष कितना सारा प्रोडक्ट में दाम लगा के रखा है। ऐसे स्नेहाशीष ने मुझे एक दिन बता रहा था, स्नेहाशीष ये फैसाई के लाइसेंस करने में मार्केट में क्या चार्जेस है, तेरा क्या चार्जेस है? मतलब तेरे एरिया में पूछ रहा हूँ मैं, ऐसे अलग अलग जगह में अलग अलग चार्जेस हो सकता है। 11,000 13,000 সেরকম। 11,000 13,000 बिजनेस अनुযায়ী। बिजनेस एज पर डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। स्नेहाशीष का लाइसेंस का फीस है 12,000, है ना सर स्नेहाशीष? फूड लाइसेंस फैसाई का फूड लाइसेंस अगर लेना है तो स्नेहाशीष का चार्जेस है 12,000 का, लेकिन कोई कोई लोग 15,000 भी ले रहा है। अब बात क्या है सर कि ये जो कॉस्टिंग, इसमें तो ये तो एमआरपी है, मतलब ये रिटेल प्राइस है, स्नेहाशीष का सेल प्राइस है, बट इसको बनाने में, ये पर्टिकुलर फैसाई का लाइसेंस को रेडी करने में अलग अलग अथॉरिटी है, अलग अलग लोग काम कर रहा है, उसमें स्नेहाशीष को भी पे करना पड़ेगा। फिर कुछ स्नेहाशीष अपने लिए भी रखेगा, अपना मार्जिन भी रखेगा, और कुछ अमाउंट वो बिजनेस के लिए रखेगा। तो बेसिकली ये जो 12,000 का चार्जेस वो रखा है,
वो इससे ज्यादा भी रख सकता था, इससे कम भी रख सकता है, लेकिन देखना पड़ेगा ना कि उसका प्रॉपर कॉस्टिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या सेंस, इस बात सही कि नहीं बोल तुझे? Yes, sir. तेरे को कॉस्टिंग करने के टाइम पे इट्स अ वेरी वाइटल डिसीजंस इन द मार्केट। मार्केट में एक बहुत बड़ा डिसीजन है ये, ठीक है, कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विस मैं क्या दाम में बेचूं। वो मजाक नहीं है कि कुछ भी दाम में बेच देंगे, ऐसा नहीं हो सकता सर। मेरा प्रोडक्ट या सर्विस मैं कौन सा दाम में मार्केट में सेल करूं, इट्स नॉट अ जोक। इसमें आपको बहुत वाइटल डिसीजंस लेना पड़ता है। स्नेसिस का बिजनेस छोड़ के अगर मैं दूसरा बिजनेस में 2 मिनट देखूं, से फॉर एग्जांपल एक मैगी का पैकेट ही बता दो ना। एक मैगी का पैकेट मार्केट में 11 रुपया 12 रुपया का आता है। कितने का आता है मैगी? हाँ सर, एक मैगी 12 पैकेट 12 रुपए, 12 रुपीज में एक मैगी का पैकेट आता है। वाई 12? 15 क्यों नहीं रखा सर? पसंद तो करता है लोग, मैगी तो लोग पसंद करता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ सर? मैगी लोग सर। पसंद करता है, तो 12 की जगह 15 भी तो रख सकता था। क्या सेल कम हो जाएगा? हाँ, হ্যাঁ সেল কমে যেতে পারে, তাহলে ম্যাগির मे জায়গায় भी, অন্য টপটা বানা চলে যেতে পারে। मे भी, है ना सर? तो ये कंपनी अपना कॉस्टिंग देखता है पहले। तो कुछ कॉन्सेप्ट है कि क्या प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बनता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर कॉस्ट। एक पैकेट मैगी बनाने में, एक पैकेट मैगी बनाने में एक बिजनेस का कितना खर्चा आता है, वो फर्स्ट क्राइटेरिया है। अच्छा, मैगी किससे बनता है सर? मैगी किससे बनता है? व्हीट से ना, गेहूं से। हाँ सर, मैगी गेहूं से बनता है ना হ্যাঁ স্যার। बेसिकली। व्हीट से क्या बनेगा सर? वो रिफाइंड फ्लोर, और रिफाइंड फ्लोर को मतलब बेसिकली यूज करके मैगी पैकेट बन जाएगा, ठीक है। अब वो 12 रुपये दाम होगा, उसका फैक्टर ऑफ कॉस्ट के डिपेंड करता है। अब फैक्टर ऑफ कॉस्ट प्रॉपरली यूज करने के बाद वो मार्जिन लगाता है, अपना प्रॉफिट लगाता है, और फिर वो प्रॉफिट वो मार्केट में सेल करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है मैगी का। अगर मैं आपको मैगी का एक चीज दिखाऊं, एक तो देखो इसका रेसिपी, ऑब्वियसली देखो रेसिपी स्टैंड आउट होना चाहिए, लेकिन सर इससे भी शायद बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी मार्केट में हो सकता है। क्या मैगी एक ही मतलब ओनली रेसिपी है क्या? हाँ सर, क्या मैगी से बेहतर रेसिपी नहीं हो सकता? ऐसा होता है। हो सकता है ना, शायद है, शायद है मार्केट में। मार्केट में मैगी से भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट वो अभी तक मार्केट नहीं बना पाया। तो ऐसा क्या करता है ये नेस्ले वाले? ये नेस्ले वाले ऐसा क्या करता है? गुड फूड गुड लाइफ, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। द इंस्टेंट नूडल्स मार्केट, यू कैन सी हियर, जस्ट देखो एक बार, मार्केट रिसर्च का एक डेटा है, मैं विकी में भी मैं देखा था इसको, बस रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, अभी ऑथेंटिसिटी मत ढूंढना, बट यू कैन टेक इट एज अ सर्वे पर्पस। The instant noodles market in India was valued at 93.66 billion in 2017 and is expected to expand at a compound annual growth of 5 to 5.6%। हर साल करीब 5 से 5.5% का ग्रोथ है। किस चीज का? नूडल्स मार्केट का, ड्यूरिंग 2018 से लेकर 2023 तक का। Among the various companies operating in the market, Nestle enjoys the highest market share, 60%, followed by ITC। 60% मार्केट शेयर है सर नेस्ले का। सर आईटीसी अभी तक वो जगह नहीं ले पा रहा है, आईटीसी अभी तक वो जगह नहीं ले पाया। ये ग्लोबल डिमांड है इंस्टेंट नूडल्स का, सबसे ज्यादा चाइना एंड हांगकांग में, आफ्टर दैट इंडोनेशिया, देन जापान, आफ्टर दैट चाइना। ये सब क्या है? ये मोस्ट प्रोबेबली टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था, ये मैं पढ़ा था एक बार, ठीक है। चाइना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, इंडिया, 5340, ठीक है, पर कैपिटा नेशनल कंजम्पशंस। अच्छा, पर कैपिटा नेशनल कंजम्पशंस, एनुअल कंजम्पशंस, मतलब पर हेड कितना लोग मैगी के पीछे या नूडल्स के पीछे एनुअली खर्चा करता है। इंडिया खर्चा करता है 5340, और चाइना हांगकांग खर्चा करता है 44,400, ब्राजील है 2360, ठीक है। तो ये डेटा से आप क्या सोच सकते हो? मार्केट सर्वे कर रहे हो आप, ठीक है। इस तरह से अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं नूडल्स का फैक्ट्री बनाऊंगा, नूडल्स फैक्ट्री बना सकते हो सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के टाइम पे कॉस्टिंग बहुत हेल्प करता है। इसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, कि अगर खर्चा कम करके बनाओगे तो मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आपको खर्चा करने में ज्यादा से ज्यादा पैसा निकल गया तो मुश्किल हो जाएगा। बिग बाजार का क्या प्रॉब्लम हो गया सर? बिग बाजार का बिजनेस का प्रॉब्लम क्या हो गया?
बिग बाजार मार्केट में सेल हो गया, आप लोग जानते हो, करीब 24,000 करोड़ का मार्केट में इसका लॉस हो गया था, मतलब लॉस मतलब लोन हो गया था। In 2020, Big Bazaar was acquired by Reliance Retail, the retail division of Reliance Industries, as a part of 24,713 करोड़ में रिलायंस ने बिग बाजार को खरीद लिया, करीब 25,000 करोड़ में। करीब 25,000 करोड़ में बिग बाजार ने, रिलायंस ने बिग बाजार को खरीदा। लेकिन क्या बिग बाजार का बिजनेस मॉडल सही नहीं था? व्हाट डू यू थिंक? क्या बिग बाजार का बिजनेस मॉडल सही नहीं था? कुछ तो गड़बड़ हुआ ना सर, नहीं तो मार्केट में इसका 30,000 करोड़ का लोन कैसे हो गया, और उसके ऊपर डिबेट करके किशोर बियानी द ओनर ऑफ द बिग बाजार, ऐसा क्या प्रॉब्लम में फंस गया? क्या ब्रांड है सर बिग बाजार? हाँ सर बोलो ना, बिग बाजार टॉप ब्रांड है कि नहीं है? ऐसे सर आप लोग जानते हो ऐसे सेम काइंड ऑफ बिजनेस करता है, बट बिग बाजार से कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल कंडीशंस पे है। प्रॉब्लम कहाँ है? कॉस्टिंग पे है सर, कॉस्टिंग। सर हर चीज का इतना ज्यादा प्रैक्टिकलिटी हो सकता है, अगर आप 2 मिनट आंख बंद करके सोचो तो पता चलेगा। बिग बाजार का कॉम्पिटिटर के बारे में बता दो सर एक बार, 2 मिनट देखो सर। मैं आपको एक बिजनेस के बारे में बताता हूँ, इसका बिजनेस का नाम है सर डी मार्ट, नाम सुने हो? यस सर। डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड या डी मार्ट is an Indian retail corporation that operates a chain of hypermarket in India. It was founded by Radhakrishnan Damani. Radhakrishnan Damani was one of the most famous businessman and as well as a famous investor in India. After Rakesh Jhunjhunwala, Radhakrishnan Damani is the #1 person in investment area, मतलब जिसका इन्वेस्टमेंट का दिमाग टॉप लेवल माना जाता है। राधाकृष्णन दमानी एक्चुअली झुंझुनवाला का गुरु भी है, राकेश झुंझुनवाला का गुरु भी है, ठीक है। डीमार्ट का रेवेन्यू देख सकते हो आप, 24,930 करोड़ का। सर ऐसा क्या अलग है रेवेन्यू सुपरमार्ट या डीमार्ट में जो बिग बाजार नहीं कर पाया? कुछ तो अलग किया ना सर। जैसे अगर मैं आपको डीमार्ट के बारे में बताऊं, ये भी देखो, ये डीमार्ट का शोरूम है सर, जैसे ये साउथ में है, आप लोगों को इंडिया में ईस्टर्न पार्ट्स में नहीं दिखेगा। डीमार्ट अपना बिजनेस मॉडल को वेस्टर्न पार्ट्स एंड सादर्न पार्ट में रखा है। महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नेशनल कैपिटल रीजन, तमिलनाडु, कर्नाटका, यूपी, दमन एंड पंजाब। इधर नहीं है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, आप इधर नहीं देखोगे सर। इसका बिजनेस मॉडल सादर्न है एंड वेस्टर्न पार्ट्स में है, ठीक है। As of 21st November 2019, the market capitalization of DMart is 1,14,000 crore का, making it 33rd largest company listed on the Bombay Stock Exchange। 33वां, करीब मार्केट में 6,000 कंपनी लिस्टेड है BSE NSE मिला के, BSE का 33 मतलब 33rd लार्जेस्ट कंपनी है ये। करीब 33,000 कंपनी इसमें 33,597 लोग इसमें काम भी करते हैं। देखो सर रेवेन्यू का हालत देखो, सब प्रॉफिट में दिख रहा होगा। हाँ सर, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग इनकम, नेट इनकम, टोटल एसेट्स, टोटल इक्विटी सब ग्रीन वैल्यू में है और अच्छा खासा वैल्यूएशन में है, दिख रहा है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सेम बिजनेस सर, सिमिलर बिजनेस। डीमार्ट का शेयर प्राइस में ये बिजनेस 2017 या 16 में 17 में डीमार्ट का बिजनेस 2017 में मार्केट में लिस्टेड हुआ था। आपको पता है क्या दाम में लिस्टेड हुआ था? आईपीओ प्राइस था 300। मजाक नहीं कर रहा है सर, मुझे पूरा पता है क्योंकि मैं 2016 से स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट क्लासेस लेता हूँ। और तब मैं धीरे मतलब जस्ट स्टार्ट किया था, 1 साल हार्डली हुआ था स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग देते वक्त। तो मैंने बोला था कि ये स्टॉक अच्छा जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स भी था सीनियर लेवल में, उन लोगों को भी एक अच्छा एनालिसिस किया था। तो अच्छा तो छोड़ो सर, 300 का स्टॉक था, सेम डे पे 600 पे लिस्टेड हुआ था, डबल। 300 का आईपीओ प्राइस था, सेम डे पे 600 में लिस्टेड हुआ था। प्राइवेट कंपनी जब तक इतना अच्छा बिजनेस किया था। करेंटली इसका एक शेयर का दाम है सर इतना, दिस इज द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब क्या बताओ सर आप लोगों को, आप लोग समझ रहे हैं ना सर, ये पूरा का पूरा खेल। इसका मेन जो बिग बाजार के साथ इसका जो सबसे बड़ा डिफरेंस है डीमार्ट का बिजनेस और बिग बाजार के बिजनेस के साथ, ये मैक्सिमम जो इसका जो शोरूम वगैरह है ना, इसका मैक्सिमम शोरूम सर अपना खरीदा हुआ है। बिग बाजार भाड़े पे काम करता था
और प्राइम लोकेशंस पे बिग बाजार काम करता था। और ये प्राइम लोकेशंस पे नहीं सर, शहर से कहीं दूर, जहां पर ना मतलब मेन सिटी लोकेशन से थोड़ा दूर में जाके ये अपना बिजनेस को बनाता था, मतलब ये दुकान वगैरह शोरूम वगैरह जो बनाना होता था। बात समझ रहे हो सर? तो और मैक्सिमम टाइम में यही कोशिश किया कि थोड़ा सा अपना खरीदा हुआ होगा। ठीक है, राधा कृष्ण द्विवेदी मार्ट रिपोर्ट 447 करोड़ नेट प्रॉफिट, जहां बिग बाजार बिक गया बट ये नहीं बिका। मेन एरिया कहाँ हो गया सर? वही कॉस्टिंग को मेंटेन करना। इसीलिए तो सर लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में जब आओगे ना सर, तो कॉस्टिंग के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। डोंट वरी सर। ठीक है, नॉट ओनली ये बिग बाजार डीमार्ट का कहानी, एक मेट्रो रेल का, एक बुलेट ट्रेन का टिकट का प्राइस, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द कॉस्ट। कॉस्ट अगर सही रहेगा तो बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, कॉस्ट सही नहीं रहेगा तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सर मजाक नहीं कर रहे हैं, इतना वाइटल कॉन्सेप्ट है, तभी बार बार इतना सारा एग्जांपल्स देके आपको कोशिश कर रहे हैं बताने का। चलो सर समझ गए, आप बहुत बोल दिए। अच्छा ठीक है चलो। तो एक्सप्लिसिट क्या हो गया? अकाउंटिंग कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मतलब जो एक्चुअली बेसिकली अकाउंट्स में खर्चा हो रहा है कि किसी बिजनेस को करने के लिए। दस इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड बोथ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉस्ट को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एंड नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब जो मतलब अकाउंट्स में खर्चा नहीं दिख रहा है बट वो खर्चा है, आपका कॉम्पिटिटर शायद ये खर्चा कर रहा है, तो इसका आप क्या एडवांटेज ले सकते हो सर? इसमें आप बिजनेस एडवांटेज ले सकते हो, प्रोडक्ट प्राइस में एडवांटेज ले सकते हो, सस्ता कर सकते हो, ऑफर छोड़ सकते हो। हाँ सर, अगर आपके पास सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग है, इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल है, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर है, जैसे कि स्नेहाशीष जब बिजनेस कर रहा है, अगर स्नेहाशीष के पास पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो रेंट लेके दूसरे जगह में एक ऑफिस भाड़ा करके चलाने का कोशिश करेगा, शायद उसको दिक्कत हो सकता है। उसके सस्ता दाम में अगर कोई कॉम्पिटिटर आके मार्केट ले सकता है जिसका ये सब कॉस्ट नहीं है, तो फिर स्नेहाशीष जो प्रोडक्ट 12,000 बोल रहे हैं वही प्रोडक्ट वो 6,000 में करके देगा, तो फिर स्नेहाशीष का कस्टमर चला जा सकता है। अगर मार्केट में कोई ऐसा सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर आ गया तो स्नेहाशीष को टक्कर दे सकता है, या फिर करेंटली मार्केट में कोई है जो स्नेहाशीष से हायर रेट में दे रहा है, स्नेहाशीष उसको टक्कर दे सकता है अपना कॉस्टिंग को ठीक ठाक यूज करके। क्या स्नेहाशीष बोल, बात समझ में आ रहा है? यस सर। सिंपल कॉन्सेप्ट। कुछ कोचिंग होते हैं सर, सेम पढ़ाई करवाते हैं, 50,000 1 लाख 1.5 लाख खर्चा लेते हैं। सिमिलर ये CA फाउंडेशन बोलो, इंटरमीडिएट बोलो, ठीक है, इंटरमीडिएट तो 3-3.5 लाख का भी खर्चा बताते हैं कहीं कहीं पर। तो वो क्या होता है उसमें, अगर उनका बहुत बड़ा शीशा का बिल्डिंग है, ठीक है, देखो सर क्वालिटी डिपेंड करता है, अगर आपके पास क्वालिटी है तो फिर वो क्वालिटी तो दिख जाएगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आपके पास अगर बिल्डिंग है बहुत बड़ा, उसका रेंट है आपका, उसका मेंटेनेंस है आपका, आप किससे लोगे? स्टूडेंट से लोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली स्टूडेंट से आप 3 लाख 3.5 लाख लोगे, तब जाके आप सर्वाइव करा पाओगे। तो उसमें स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि भाई मेरा पढ़ने का इतना खर्चा हुआ, लेकिन वही पढ़ाई अगर थोड़ा कॉस्ट सेविंग मोड में किया जा सकता है, नॉलेज सेम है बट कॉस्ट सेविंग मोड से हो सकता है, तो खर्चा कम हो गया। तो ये डिपेंड करता है भाई, ये भी डिपेंड करता है कि भाई स्टूडेंट का मेंटेलिटी कैसा है, और क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट। बहुत केस में लोग सोचते हैं कि ज्यादा दाम होगा तो शायद ज्यादा क्वालिटी अच्छा होगा, बट स्पेशली इन केस ऑफ सर्विस ये तो एकदम नहीं होता। प्रोडक्ट के केस में वो देखना पड़ता है सर, देखना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि ज्यादा महंगा तो ज्यादा अच्छा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, क्वालिटी टू क्वालिटी, सिचुएशन टू सिचुएशन। लेकिन ये कभी नहीं सोचना है कि ज्यादा महंगा तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा सस्ता तो ज्यादा बेकार या खराब, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है क्या? सस्ता मतलब खराब है और महंगा मतलब अच्छा है, लेकिन लोग सोचते हैं ऐसा। हाँ सर, लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचता? बोलो ना, क्या मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? यस सर। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्लियर है सर? अगर हो गया क्लियर और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यस सर। इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉफिट? टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट को लेस कर दो, टोटल रेवेन्यू जो कमाओगे वहां से इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग दोनों, मतलब एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट दोनों इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू से इकोनॉमिक कॉस्ट को हटाओ तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा। और व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट सर?
अकाउंटिंग प्रॉफिट मीन्स टोटल जो रेवेन्यू कमाओगे, मतलब सेल करके जो रेवेन्यू आता है वहां से आप सिर्फ अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाओ, टोटल रेवेन्यू से अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाओ तो आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो স্যার अकाउंटिंग আমরা যে प्रॉफिट, हाँ बोल, প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে যে নেট প্রফিট বের করি ওটা অ্যাকাউন্টিং প্রফিট। अकाउंटिंग प्रॉफिट एकदम सर, एकदम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अकाउंटेंसी में जो प्रॉफिट निकालते हैं वो अकाउंटिंग प्रॉफिट है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू और उधर से कॉस्ट को हटाते हैं। बहुत बढ़िया सर, एकदम सही बोला। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेवेन्यू, हाँ सर, या सेल्स ऐसे लिखते हैं, और इधर टू एक्सपेंसेस बोल के लिखते हैं। तो इधर जो एक्सपेंसेस दिया ना सर, ये सब अकाउंटिंग एक्सपेंसेस है, वेरियस एक्सपेंसेस है ना, टू डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। तो अगर रेवेन्यू 1 लाख है, वेरियस एक्सपेंसेस आपका 10,000 बिजनेस पे आ रहा है, जिसका आप खर्चा दिखा सकते हो, ठीक है। तो इसको लेस करने से टू नेट प्रॉफिट जो आया, दिस इज योर अकाउंटिंग प्रॉफिट, ऑल्सो कॉल्ड बुक प्रॉफिट। क्या बोलते हैं सर इसको, बुक प्रॉफिट भी बोलते हैं सर, बुक प्रॉफिट, ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रॉफिट। बट इम्प्लिसिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट में, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है ना उसमें इम्प्लिसिट भी रहता है, मतलब आपको वो वाला खर्चा भी देखना चाहिए जो खर्चा अगर आप नहीं कर रहे हो बट वो मार्केट में हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटर शायद वो खर्चा कर रहा है। जैसे कि वही स्टार्टिंग में मैंने आपको 3-4 बार बोला, रेंट ऑफ सेल्फ ओन्ड बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड कैपिटल, वेजेस ऑफ सेल्फ ओन्ड एंटरप्रेन्योर, जो आपको एडवांटेजेस पोजीशंस पे रख सकता है। तो ऑलवेज एक बिजनेसमैन को अपना इकोनॉमिक प्रॉफिट एज वेल एज अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत केस में बहुत लोग बोलते हैं कि इतना सस्ते में कैसे दे देता है, हाँ स्नेहाशीष, इतना सस्ते में कैसे दे रहा है, बिकॉज वो इकोनॉमिक प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है। समझ रहे हो क्या, जब कोई इकोनॉमिक प्रॉफिट एंजॉय करता है तभी सस्ता में दे सकता है अच्छा चीज। स्नेहाशीष बुझते पारली? यस सर। तो एक बिजनेसमैन को ना ऑलवेज इस तरह का कॉन्सेप्ट सोचना चाहिए। बहुत बड़ा ऑफिस लेने से ही बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, ऐसा फीलिंग कोई आज के डेट में एकदम इनवैलिड है सर। आज के डेट में कंपटीशन बहुत हाई है, नॉलेज स्प्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, हाँ सर, बिकॉज ऑफ इंटरनेट नॉलेज सीरियसली स्प्रेड कर रहा है। और आपके पास बड़ा ऑफिस रहने से ही आप बड़ा काम कर रहे हो या फिर बहुत बड़ा बिजनेस में प्रॉफिट कर रहे हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो शायद लोगों को दिखाने के लिए ठीक है, बट अगर आपके बिजनेस में दम है तो फिर आप कहीं से भी बैठ के आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आप लोगों को मैं जोहो के बारे में बताया था, याद है सर? याद है सर, जोहो के बारे में डिस्कशंस किया था मैंने। यस सर। जोहो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है सर, जोहो कॉर्पोरेशन इज एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। करेंटली इसका रेवेन्यू 59 करोड़ यूएस डॉलर का है। और ये कंपनी, इसका जो मेन इम्प्लिसिट एरिया है कि वो विलेज एरिया में अपना ऑफिस बनाते हैं, गांव में। जोहो कॉर्पोरेशन गांव में अपना ऑफिस बना रहा है, श्रीधर वेम्बू। करेंटली मैं इसको बहुत मान रहा हूँ। पहले इसका बिजनेस का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट, ऐसे शहर में, हर शहर में इतना ऑफिस नहीं बनाता ये। चेन्नई में एक ऑफिस बनाया बस, जब बड़ा हुआ तब, इससे पहले नहीं, ठीक है। और जो भी ऑफिस ये अभी डिस्ट्रीब्यूट करते अलग अलग जगह में बना रहे हैं ना, साउथ में चेन्नई में बना रहे, बैंगलोर में बना रहे, आंध्र प्रदेश में बना रहे, गांव में बना रहे, एकदम हार्डकोर गांव में, ठीक है, जहाँ पर थोड़ा बेसिक सुविधाएं मिल जाए, या फिर अगर नहीं है तो फिर वो बना देगा बेसिक सुविधा। बेसिक सुविधा नहीं है, टैलेंट तो वहां पर वो बना रहा है सर। जो हो टैलेंट वहीं पर इनबिल्ड कर रहा है, वो गांव के लोगों के अंदर ही टैलेंट दिख रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं कि वी दी पीपल ऑफ सिटीज कलकत्ता, ठीक है, कुछ कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। अरे सर नॉलेज ऐसे नहीं है, नॉलेज तो कहीं पर भी दे सकते हैं। नॉलेज इज नॉट डिपेंड ऑन सिटीज, गांव में भी नॉलेज बिक रहा है और नॉलेज बांट रहा है सर, और पॉसिबल है वहां पर भी। और वहां पर क्या हो जाएगा, लेबर सस्ता, लिविंग स्टैंडर्ड सस्ता, ऊपर से हाई क्वालिटी एयर के साथ, हाई क्वालिटी वाटर के साथ, ठीक है। ये कोरोना में सबसे ज्यादा किसको चिंता है, हम लोग जैसे सिटी ड्वेलर्स को। गांव वाले को चिंता नहीं है सर, सेफ है वो लोग कंपेरेटिवली। हाँ वो अलग बात कि शहर का लोग गांव से बिलोंग करता है तो फिर वो गांव जाएगा तो फैलेगा, बट फिर भी विलेज का लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छा है कंपेयर टू सिटी। स्पेशली दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये 3 शहर का तो हालत बहुत खराब है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आप कॉस्ट को बचा सकते हो, ये बहुत बढ़िया बात है। ऐसा नहीं सोचना सर, ओके, कि पार्क स्ट्रीट के कॉर्नर वाला ऑफिस होगा तो ही कुछ होगा, नहीं, नॉट नेसेसरी। टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू से अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाओ तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मिलेगा।
अकाउंटिंग प्रॉफिट से नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट को हटाओ तो इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा, ये भी एक फॉर्मूला है। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इकोनॉमिक प्रॉफिट। ओके सर, अकाउंटिंग प्रॉफिट आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा होगा बिकॉज वहां पर इम्प्लिसिट कॉस्ट रहता है ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिक इम्प्लिसिट कॉस्ट तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करने के टाइम पे कैलकुलेट कर लेना। अच्छा एरिया था, काफी अच्छा एरिया था। सेकंड, आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट इन्वॉल्व एक्चुअल आउटले ऑफ फंड्स ऑन वेजेस, मटेरियल, रेंट एंड इंटरेस्ट एटसेट्रा। मतलब कोई बिजनेस अपना जो बिजनेस का खर्चा कहाँ कर रहा है, वेजेस में कितना खर्चा कर रहा है, मटेरियल पे कितना, रेंट पे कितना, इंटरेस्ट पे कितना, वाइटल है। Opportunity cost or factor refers to its value in its next best alternative use or it is the cost of foregone opportunity। मतलब बेसिकली पॉइंट है कि सिंपल बात है, जोहो का बात मैं किया आपको, सर जोहो को क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलता है बोलो तो? गांव में ऑफिस बनाने के लिए, गांव में ऑफिस बनाने के लिए जोहो को क्या बेनिफिट मिलता है, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिलता है? ये जोहो का टेनकासी ऑफिस है, टेनकासी साउथ का ही एक गांव का नाम है सर, ये नियर অপরচুনিটি आपका। কস্ট তো ও যদি গ্রামে যদি বানায় তাহলে শহরে যেটা বানিয়ে ও লাভ করতো বা ওটাও স্যাক্রিফাইস করছে, ওটার অপরচুনিটি কস্ট। थैंक यू सर। वो अगर सिटी में, चेन्नई में अगर यही ऑफिस बिल्डिंग चेन्नई में बनाता तो काफी खर्चा होता। इतना जमीन का चेन्नई में क्या दाम हो सकता है बोलो तो? जितना जमीन में ये ऑफिस बनाया, यही अगर चेन्नई सिटी में बिल्ड करता, ये उसका फैक्ट्री है, ठीक है, जहाँ पर सॉफ्टवेयर का मतलब बेसिकली गोडाउन है। बेसिकली अगर यही गोडाउन अगर चेन्नई शहर में लेना पड़ता तो काफी खर्चा आ जाता, बट वही चीज वो गांव में कर रहे हैं। ऊपर से शोकेस करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई रखो चलेगा। तो शहर में खर्चा ना करके गांव में कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल रहा है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। किसी एक चीज को फॉरगोन करने के कारण आपको जो बेस्ट चीज मिल रहा है। हम लोग का एक प्रॉब्लम क्या है ना मैक्सिमम का, कि हम लोग ना ऐसे सोचते हैं कि जब तक शहर में नहीं होगा तो बात नहीं बनेगा, ऐसे एक कॉन्सेप्ट बन गया है लोगों के मन में। बट एक्चुअली जोहो का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि आप जहां हो आप वहीं पर बना सकते हो, आप जिस गांव से हो आप वहीं पर बना सकते हो, आप जिस शहर में हो आप वहीं पर बना सकते हो, आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जो जो कंपनीज यूज कर रहा है वो कंपनीज एक्चुअली लॉन्ग रन में सर्वाइव कर रहा है। तो इट्स डिपेंड सर, डिपेंड ऑब्वियसली। ऐसा नहीं कि इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई शहर में नहीं आएगा, आएगा, बट सर गांव है सर, गांव में भी हो सकता है, करके दिखा तो रहा है, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो मजाक तो नहीं है सर। ठीक है, गांव में ऑफिस गांव जैसा ही बन जाएगा, देखने में भी बड़ा अच्छा लुकिंग है एकदम। ये देखो सर कितना सुंदर सिंपल, पानी भी बह रहा है, नेचर के साथ है, कॉर्पोरेट ऑफिस भी है, यूएस के साथ कनेक्शंस भी है, और गांव का टैलेंट भी है। गांव का टैलेंट है एकदम, कोई शहरी टैलेंट नहीं है, बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर दे रहा है कहीं कहीं, मतलब कोशिश है इसका। ठीक है, बट अच्छा कर रहा है सर, अच्छा স্যার कर रहा है। জোহর এমপ্লয়িজ तो গুলো মানে গ্রামে থাকতো, हाँ बोल। যে এমপ্লয়িজ গুলো কাজ করে हाँ ওরাও ওখানে থাকে? হ্যাঁ গ্রামে ঠিক থেকে, আছে, আচ্ছা। গ্রামে থেকে যাবে কি আছে, গ্রামে থাকা তো সহজ। সবার জন্য তো না না। হ্যাঁ এখন আমি একজন ছোটবেলা থেকে যদি শহরে থাকে তারপর তো একটু প্রবলেম ফেস করতেই পারে। अरे हाँ वो देख, मतलब बेसिकली देख, बेसिकली इट्स डिपेंड्स, ठीक না है। নর্মালি সফটওয়্যার কোম্পানি না, কারণ এরা তো একটু হাই লেভেল এডুকেশন লাগে এটার জন্য। তো আমি हाँ ধরে हाँ নিচ্ছি ম্যাক্সিমাম লোক শহরে থাকে বা অন্য জায়গায় পড়েছে, সো ওয়েন দে শিফট টু ভিলেজ তো জানি না মানে আলাদা কোনো সোসাইটি থাকে নাকি? नहीं नहीं कोई सोसाइटी नहीं है, गांव के अंदर ही कुछ घर वगैरह ले लेता है, ऑफिस के अंदर ही कुछ क्वार्टर वगैरह बना देते हैं, वहीं पर रह जाता है। ठीक है, जो फैसिलिटीज चाहिए होता है वो सब तो अवेलेबल करवाते हैं ना। हाँ, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए होता है, और देख मोटा मोटी एकदम भयंकर गांव नहीं होता, थोड़ा बहुत आसपास में शहर भी होगा, मतलब एकदम इंटीरियर गांव में तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो हाँ, फिर मुश्किल हो जाएगा, तो फिर जरूरत का चीज नहीं मिलेगा। मतलब कोशिश करता है कि भाई 1 लाख अप टू 1 लाख कैपेसिटी तक टाउन होगा आसपास में, ठीक है, तो फिर आसपास में एक छोटा शहर हो जाए तो फिर बात बन जाएगा, जरूरत का चीज भी मिल जाएगा और काम भी बन जाएगा। प्रूफ तो करके दिखा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि टैलेंट जो है ना,
टैलेंट को बड़ा इजीली एक्वायर करना इजीली हो जा रहा है, और दूसरा चीज गांव का इकोनॉमी डेवलप हो रहा है, और जो काम है वो भी बन जा रहा है। यही गांव का लोग शहर में जाएगा, पढ़ाई करेगा, 4 लाख 5 लाख 10 लाख का खर्चा करेगा, फिर जाके भी कुछ बन नहीं पा रहा है। यही एक्चुअली हो रहा है। कोलकाता में जो इतना सॉल्ट लेक में कॉलेजेस चलता है, कौन चलाते हैं? कोलकाता का लोग चलाते हैं क्या? नहीं सर, गांव में लोग जमीन बेच के सॉल्ट लेक में आके पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, सोच रहा है कि भाई 5 लाख डालने से शायद कुछ बन जाएगा जिंदगी में। 5 लाख डाला, 6 लाख डाला ग्रेजुएशन में, फिर और 5 लाख, ग्रेजुएशन में 5 लाख खर्चा करके भी कुछ नहीं हुआ, अगेन 5 लाख और 10 लाख। दिल्ली गया, गुड़गांव गया, ये सब खत्म हो जाएगा सर। ये सब बड़े बड़े जो 10 लाख 15 लाख का जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों के अंदर रहेगा। क्यों जानते हो? बिकॉज नॉलेज स्प्रेड कर रहा है, और सही गलत का फैसला भी धीरे धीरे लोगों के अंदर हो जाएगा। अब क्वालिटी नहीं रहेगा ना, वो सिर्फ बिल्डिंग का दाम कौन देगा? बिल्डिंग और फेस्ट किस चीज का दाम लेता है? फेस्ट का दाम और बिल्डिंग का दाम। हम लोग जैसे टीचर्स को पूछते हैं भाई स्टूडेंट भेजो कमीशन लो, मेरे घर में कितना बार आया आपको मैं क्या बताऊं, मजाक नहीं कर रहे हैं। आप 5 लाख में एडमिशन करोगे, मुझे कमीशन देगा। मुझे एक दिन बोला कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके पास तो स्टूडेंट पढ़ता है, आप क्यों नहीं रिकमेंड करते हो? बोली मुझे किसी का पैसा का मुझे सम्मान है, और मैं नहीं चाहता कि फालतू चीज पे पैसा खर्चा करे, सही चीज पे पैसा खर्चा करे, मजा आ जाएगा। फालतू चीज पे खर्चा करने का क्या मतलब है? ठीक है, अब देखो इसका शहर में भी ऑफिस है, तो शहर के साथ आना जाना कनेक्शन रहेगा, बट प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है। एक जगह में पूरा डेवलपमेंट का तो कोई मतलब नहीं होता ना सर, सारा का सारा कोलकाता में, और बाकी कोलकाता क्या कर रहा है फिर? बाकी वेस्ट बंगाल या बाकी हर एक जगह, हर जगह का तो कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन है। ऐसे तो नहीं ना कि सिर्फ एक ही जगह में सारा का सारा काम कर लो। टैलेंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। एक जगह में इतना पॉपुलेशन का भी जरूरत नहीं है। कोलकाता में इतना हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन है, करोड़ों लोग रहते हैं कोलकाता में ऑफिशियली, मतलब एक्चुअली एक्चुअल पॉपुलेशन 40 लाख, और आसपास के लोग डेली आना जाना करते हैं जो यहाँ का एक्चुअल नहीं है, आसपास के छोटा शहर या कहीं जिला से आके रह रहा है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास। इतना पॉपुलेशन इतना छोटा जगह में क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या हालत होगा? और वायरस के साथ कौन सा सरकार लड़ पाएगा सर? आप ही बताओ ना। वायरस हो, पैंडेमिक हो, या फिर लिविंग स्टैंडर्ड, वाटर लेवल क्राइसिस, ऑक्सीजन लेवल क्राइसिस, जरूरत क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ है सर? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक बार ऐसा करो डेवलपमेंट कि कभी ना बार बार करना ना पड़े। फॉरेन कंट्रीज में कोई शहर में नहीं रहता, स्पेशली इंग्लैंड या यूके में देखो ना, या यूएस में, सिटी में कोई नहीं रहना चाहता। जो एक्चुअली रिच है और जो मतलब स्टैंडर्ड लाइफ लीड करते हैं, वो लोग सबब में रहते हैं, नॉट इन द सिटी। हमारे यहाँ बोल कंट्री साइड में रहता है, हमारे यहाँ पर उल्टा है। हमारे यहाँ पर सब लोग सिटी में रहते हैं। आजकल जो लोग थोड़ा समझ गए ना, वो लोग कंट्री साइड में जा रहा है, कंट्री साइड में जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कंट्री साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसका प्रॉब्लम है सबको। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फिर वो सर्वाइव कैसे करेगा? लेकिन एक प्रॉपर डेवलपमेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको जैसे केरला कर रहा है, कर्नाटका कर रहा है, तमिलनाडु किया है, इवन महाराष्ट्र भी कर रहा है, काफी सारा अलग अलग छोटा छोटा शहर में कर रहा है। तो जो कर वो लोग, चाहे गवर्नमेंट चेंज होता जाएगा तो फिर वो ये अच्छा रहता है, वो कुछ ना कुछ नया नया होगा। वेस्ट बंगाल में कुछ होगा, नॉट ओनली वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, यहाँ पर मुश्किल ही है, पॉपुलेशन भी जैसा। चलो आ जाओ। डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, ध्यान से देखना। डायरेक्ट कॉस्ट और कॉस्ट दैट आर रेडिली आइडेंटिफाइड और ट्रेसेबल टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑपरेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट मतलब जिसको ट्रेस करना बड़ा आसान है कि ये प्रोडक्ट है मेरा, इसके लिए मेरा इतना मटेरियल का कॉस्ट लगेगा, ये लेबर है मेरा, इसके लिए मेरा इतना डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट लगेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है मेरा, इतना मेरा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा हुआ। इनडायरेक्ट कॉस्ट आर नॉट रेडिली आइडेंटिफाइड एंड नॉट विजिबली ट्रेसेबल, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्टिंग के भाषा में इसको क्या बोलते हैं जानते हो? इसको बोलते हैं ओवरहेड, ओवरहेड एक्सपेंसेस। आगे जब आओगे ना इंटरमीडिएट लेवल में करोगे, सर मैम करवाएंगे आप लोगों को कॉस्टिंग। ओवरहेड एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मतलब लेबर को सपोर्ट देने के लिए कुछ दूसरा खर्चा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर बेसिकली डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं दिखेगा, बट हाँ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ठीक है, तो दीज आर दी थिंग्स
जैसे कि एक लेबर को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बिल्ड मतलब सपोज मानो जहाँ फैक्ट्री चल रहा है वहां पर जो मशीन चल रहा है वो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन उस फैक्ट्री को भी चलाने के लिए फैक्ट्री में भी एक ऑफिस बनाया गया है, तो उस ऑफिस का जो एक्सपेंसेस है वो इनडायरेक्ट लेबर या मटेरियल है। बात समझ में आया सर? एक फैक्ट्री में एक मशीन चल रहा है, उस मशीन को ऑपरेटिंग करने का कॉस्ट तो डायरेक्टली दिख रहा है, वो कि वो मटेरियल लेबर का कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर भी एक छोटा सा ऑफिस बनाया गया जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, या इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट मटेरियल वहां पर काम कर रहा है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, ट्रेसेबल कॉस्ट, नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट, जिसको कॉस्टिंग के हिसाब से बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आया सर? Yes, sir. फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विद चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट, चाहे आपका आउटपुट कितना भी हो जाए, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो सकता नॉर्मली, जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड, बट इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। और वेरिएबल कॉस्ट जिसको चेंज कर सकते हैं, जो चेंज होता भी रहता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है, जरूरी नहीं कि हमेशा सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्शन हो। जैसे अभी ग्रोसरी बिजनेस जिसका है उसका भी बोलबाला है, क्योंकि मार्केट में अभी सिर्फ जीना जरूरी है, जो हालात है आसपास में, जीना इंपॉर्टेंट, मतलब लाइफ सेविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कोरोना के कारण जो हुआ है, तो इसमें जो फूड एंड फूड रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, इसका अच्छा बात है सर। तो इसमें आपके लिए क्या है सर, वेरिएबल कॉस्ट, ये जरूरी नहीं कि जिससे थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा फिर इनका वैरी करेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, डेली भी चेंज हो सकता है, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा चाहे आउटपुट कुछ भी हो जाए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिगार्डिंग कॉस्टिंग। कॉस्ट फंक्शंस पे बात कर ले सर। व्हाट इज कॉस्ट फंक्शंस? द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन इज मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। तो वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या है? जैसे डिमांड सप्लाई को डिटर्मिनेट करते हैं ना, वैसा ही कॉस्ट को भी डिटरमाइन किया जाता है। इन कॉस्ट फंक्शन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ कॉस्ट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल सर। डिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट में डिपेंडेंट क्या है? कॉस्ट, मतलब कॉस्ट सब पे डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट क्या है? ये मतलब इन लोगों पे डिपेंड करता है कॉस्ट। जैसे कि सर कितना आउटपुट कराओगे, अगर मैगी का दुकान, मैगी का प्रोडक्शन करोगे या नूडल्स का प्रोडक्शन करोगे, 100 पैकेट चाहिए कि 1000 पैकेट चाहिए? डिमांड के ऊपर करोगे ऑब्वियसली, मार्केट साइज के ऊपर करोगे, लोकल पॉपुलेशन के ऊपर करोगे। तो लेवल ऑफ आउटपुट, प्लांट का साइज कितना बड़ा है छोटा है, छोटा प्लांट लोगे बड़ा प्लांट लोगे। आपको दिखाऊं क्या? ये मैं दार्जिलिंग में जाके देख के आया था। क्या सर, दार्जिलिंग में क्या देख के आए थे? सर मैं दार्जिलिंग में ना सर नूडल्स का मशीन देख के आया था। देखे हो आप लोग कभी आशीष? देखे चीज नूडल्स मशीन? यस सर, नूडल्स लेगेছি। देखे चीज, वेरी गुड सर। ये देखो सर, ये एक नूडल्स मशीन है, ठीक है, नूडल्स मशीन वेरी वैराइटीज है। छोटा পাহাড়ে দেখেছিলাম हाँ, স্যার। कहाँ देखा? হিল স্টেশনে দেখেছিলাম। रेल स्टेशन है, हिल स्टेशन से हिल हिल स्टेशन, हाँ वहीं पर तो ज्यादातर नूडल्स का चलता है ना, क्योंकि नूडल्स एक्चुअली तिब्बत का प्रोडक्ट है। तो हमारे वेस्ट बंगाल या पहाड़ी एरियाज में जो चलता है वो एक्चुअली तिब्बत के साथ कनेक्टेड है ना, हमारा पहाड़ी। রেস্টুরেন্টে দেখেছিলাম। ठीक है, এরকম মোটা সে মানে আঠা মাখাটা পুরো ঢুকিয়ে দিল, এরকম রোল করছে আর নুডলস হয়ে বেরোচ্ছে। ये देख इस तरह का ना, यस सर। इस तरह का, चलो बढ़िया है। तो नूडल्स, ठीक है, तो नूडल्स का कितना बड़ा प्लांट का साइज है, कितना पीरियड, टाइम पीरियड कितना ले रहे हो, लेवल ऑफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, प्राइस ऑफ इनपुट्स कितना है, टेक्नोलॉजी कितना जरूरी है, ठीक है, मतलब किस लेवल का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, मैनेजरियल एफिशिएंसी किस लेवल का है, सारा का सारा डिपेंड करता है प्रोडक्ट का कॉस्ट को डिटरमाइन करने के टाइम पे। तो कॉस्ट तुम किस पे डिपेंड करते हो? कॉस्ट बोल रहा है मैं तो आउटपुट पे डिपेंड करता है, मैं तो प्लांट के साइज पे डिपेंड करता है, मैं तो टाइम पीरियड पे डिपेंड करता, मैं तो लेवल ऑफ कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता, मैनेजरियल एफिशिएंसी पे डिपेंड करता। तो कॉस्टिंग एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड उसके ऊपर मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। ठीक है सर, एकदम सर। कॉस्ट फंक्शन दो तरह का होता है सर, एक होता है सर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। एक होता है शॉर्ट रन, दूसरा होता है लॉन्ग रन। ये तो आप लोग प्रोडक्शंस में भी देखा, ठीक है ना सर, कि बिजनेस में दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक शॉर्ट रन में क्या कर रहे हैं और एक लॉन्ग रन में क्या कर रहे हैं।
शॉर्ट रन मतलब डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइज, अगर बहुत बड़ा प्लांट साइज है तो 5 साल शॉर्ट रन हो सकता है, बट इन जनरल देखो तो 1 साल को शॉर्ट रन मान के चल सकते हैं। मतलब विद इन 1 ईयर का बात हो तो शॉर्ट रन, 1 साल से ज्यादा हो तो लॉन्ग रन, या 2 साल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी बिजनेस कॉन्सेप्ट। आप पुचका दुकान लगाओगे तो क्या 1 साल लॉन्ग शॉर्ट रन करोगे क्या? पानीपुरी शॉप या फिर कहीं पर भी आप एक छोटा सा चाउमीन का ना स्टॉल सर। लगाएगा तो 2-3 महीना शॉर्ट रन होगा, 3-4 महीने में सेल चालू हो जाएगा, है ना। मैक्सिमम 6 महीना इट्स ओके। शॉर्ट रन में 6 महीना दुकान बैठाओ, 6 महीने भी बहुत ज्यादा है। 2-3 महीने भी पता चल जाते भाई पाड़ा में एक रोल चाव का अच्छा दुकान हुआ है, वहाँ का रोल अच्छा है, वहाँ का चाव अच्छा है, ठीक है। एक टाइम था सर, रोल बहुत खाते थे, पसंद था मुझे, आजकल छोड़ दिए सब खाना। ओके, तो शॉर्ट रन इज ए पीरियड इन विच वन सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड। शॉर्ट रन में आप लोग जानते हो, प्रोडक्शंस में भी हम लोगों ने पढ़ा, सम फैक्टर्स आर फिक्स्ड एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये शॉर्ट रन में होता है, कुछ फिक्स्ड कुछ वेरिएबल शॉर्ट रन में होगा, बट लॉन्ग रन में सारा का सारा वेरिएबल हो जाएगा। ये तो हम लोग प्रोडक्शंस में भी देखा। फिक्स्ड फैक्टर है फिक्स्ड कॉस्ट, अगर फैक्टर फिक्स्ड है तो कॉस्ट फिक्स्ड हो जाएगा, एंड वेरिएबल फैक्टर है तो वेरिएबल कॉस्ट। सो law of variable proportions applies here. In short run, output can be increased or decreased by changing variable factors only, but fixed factors cannot be varied. Fixed factor को आप vary नहीं कर सकते, obviously fixed है तो फिर vary कैसे करोगे, तब तो variable हो जाएगा ना। Long run में, long run is a period in which all factors can be varied. जितना सारा factors है, क्या क्या factors है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना सर। ये जो चारों फैक्टर है, ये चारों फैक्टर लॉन्ग रन में वैरी कर सकता है। देयर इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट, इट डज नॉट हैव फिक्स कॉस्ट। लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होता, सब वैरी कर जाएगा। सो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाइज हियर। इन लॉन्ग रन आउटपुट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। आउटपुट को चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, सारा का सारा फैक्टर्स को चेंज करके। बोथ शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड कैन बी क्वांटिफाइड। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों को क्वांटिफाई कर सकते हैं। पहले थोड़ा शॉर्ट रन के बारे में बता दूं आपको। शॉर्ट रन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। शॉर्ट रन में क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से सुनिएगा। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में आपका जितना टोटल खर्चा हो रहा है, इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आपको जितना आउटपुट बनाना है उसके पीछे आपका खर्चा कितना है। इन अदर वर्ड्स टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, बड़ा पॉपुलर है सर, टीएफसी प्लस टीवीसी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को मिला के बनेगा टोटल कॉस्ट। सुनने में बड़ा आसान है सर, बट रियल लाइफ में बिजनेस को अप्लाई करने में ना जान निकल जाता है। क्यों सर? तभी तो बड़े बड़े बिजनेस भी फेलियर हो जाते हैं, है ना। बेसिक सा कॉस्टिंग समझ में नहीं आता बहुत केस में लोगों को। जापान में बुलेट ट्रेन चलता है, जानते हो आप लोग? यस सर। यस। इतना देर बाद शायद आयुष को एक अच्छा पसंद का बात आया, मैगी वगैरह में पसंद नहीं था, जैसे ही बुलेट ट्रेन का बात हुआ बड़ा मजा आ गया। ये देखो सर, ये शिनकानसेन, कोलोक्वियली नोन इज इंग्लिश एज द बुलेट ट्रेन, इसको जापानी में बोलते हैं सर शिनकानसेन। जानते हो बुलेट ट्रेन का दूसरा नाम जापानी लैंग्वेज में? अच्छा, इट वाज बिल्ट टू कनेक्ट डिस्टेंट जापानीज रीजन विद टोक्यो द कैपिटल टू एड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हाई स्पीड रेल है, टोक्यो के साथ पूरा जापान को कनेक्ट करता है। जैसे करंटली इंडिया में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, गुजरात एंड मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, ताकि मुंबई जो कैपिटल, महाराष्ट्र कैपिटल रीजन है, गुजरात का जो अहमदाबाद कैपिटल रीजन है, ये दोनों कनेक्ट किया जाए। क्यों सर ये दोनों कनेक्ट, मतलब पहले स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट वहां पर क्यों हो रहा है? वाई गुजरात अहमदाबाद कॉरिडोर? कोई बता सकते हो क्यों गुजरात अहमदाबाद कॉरिडोर को चुना गया सर? व्हाट इज द रीजन? सेकंड में है सर हावड़ा दिल्ली भी कॉरिडोर है, बट पहला तो यहीं पर बनेगा, क्यों बोल सकते हो सर? एनीवन हैव एनी आइडिया? ये मुंबई गुजरात का जो कॉरिडोर है ना सर, ये काफी इकोनॉमिकली डेवलप एरिया है, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड एज वेल एज यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है बहुत हाई है। ये जो एरिया दिख रहा है ना सर, अहमदाबाद से मुंबई का जो एरिया है, ये बहुत ही हाई कैपिटल इनकम है। इवन मुंबई हैदराबाद ग्रुप भी काफी अच्छा है, पूना बैंगलोर रीजन भी अच्छा है,
बट ये सबसे बेहतर लगा। तो कॉस्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो बेहतर होगा। सेकंड में है सर कोलकाता दिल्ली का रूट भी बुलेट ट्रेन में बात किया है, लेकिन पहले तो ये प्रोजेक्ट बनने दे, उसके बाद धीरे धीरे अगला प्रोजेक्ट में बात बनेगा। ठीक है, तो कोलकाता दिल्ली बोलता है कि सर अगर बुलेट ट्रेन आ जाए ना तो हम लोग डेली दिल्ली ट्रैवल भी कर सकते हैं, सेम डे पे दिल्ली से कलकत्ता वापस आ सकते हैं। जैसे मतलब फ्लाइट में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, फ्लाइट से कम खर्चा होगा। फ्लाइट के कम खर्चे से एक ही दिन में जाके वापस आ सकते हैं ट्रेन में, मजा आ जाएगा ना। हाँ सर एकदम मजा आ जाएगा सीरियसली। तो जो ऑलरेडी जापान इतना डेवलप किया है ना सर, ये देखो जापान का बुलेट ट्रेन। ठीक है, मैं आपको कॉस्टिंग के लिए क्यों बुलेट ट्रेन का एग्जांपल लिया। बुलेट ट्रेन बनाना तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बात है, जो जापान के पास है वो टेक्नोलॉजिकली काफी डेवलप नेशन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके लिए इनकम ग्रुप भी हाई होना चाहिए, नहीं तो बुलेट ट्रेन बना लोगे लेकिन चढ़ने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसे फ्लाइट में लोग चढ़ रहे हैं ना, लेकिन फ्लाइट इंडस्ट्री का हालत अच्छा नहीं है सर। इंडिया में जो फ्लाइट इंडस्ट्री है, मतलब एरोप्लेन का जो डोमेस्टिक पैसेंजर एयरलाइंस है, इज नॉट इन ए गुड कंडीशंस बिकॉज इंडिया का इनकम ग्रुप अच्छा नहीं है। सरवाइव करने के लिए बड़े बड़े कंपनीज बैठ गया, आप लोग जानते हो कितना बड़े बड़े कंपनीज बैठ गया सर। किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया ना। हाँ सर, यस सर। किंगफिशर Yes, sir. एयरलाइंस बंद हो गया। मुश्किल क्या है, कॉस्टिंग मैनेज नहीं कर पा रहा है, इसका प्रॉब्लम है। ये सस्ता दाम में बहुत हाई फाई चीज देने का सोच रहा था, इसलिए बंद हो गया। लेकिन सर नॉट ओनली दैट, जेट एयरवेज नाम सुने होंगे। yes, sir. जेट एयरवेज अभी ऑपरेशन बंद है, टोटली ऑपरेशन बंद है। अभी इसका एक भी फ्लाइट नहीं चलता है। 2019-20 के एंड में ये अपना ऑपरेशन क्लोज करके रखा है, बिकॉज थोड़ा सा ऑपरेशन ज्यादा करेगा लॉस में चला जाएगा। मुश्किल बढ़ रहा है, जिस हिसाब से खर्चा होता है उस हिसाब से टिकट का दाम नहीं बना पाता। इतना चढ़ने वाले लोग नहीं है, सिर्फ रिच क्लास 10% है इंडिया में। रिच क्लास इज ओनली 10%। अब 10% लोगों से इतना बड़ा देश का रूट बनाना और उसमें आना जाना करना किसी भी इंडस्ट्री के लिए सही बात नहीं है। जब तक मिडिल क्लास लोगों को आप एरोप्लेन में चढ़ने का जो टिकट का जो कॉस्ट है उसके पॉकेट में नहीं आता है ना, ये मंथली 50,000 60,000 का एरिया इनकम ग्रुप अच्छा बात नहीं है। 60,000 कमाते हैं, 5,000 टिकट का कॉस्ट है, वो भी रश टाइम में खरीदेगा तो 7,000 8,000 कोई नहीं करेगा सर। इतना बड़ा फैमिली चलाने के बाद, दूसरा कॉस्ट करने के बाद, और 25-30,000 ग्रुप तो चढ़ेगा ही नहीं। इमरजेंसी में चढ़े ले, बट नॉर्मल टाइम में नहीं चढ़ेगा। 1 लाख प्लस इनकम ग्रुप अगर पूरा का पूरा सोसाइटी हो जाए ना सर, 1 लाख मतलब मंथली नॉट एनुअली, मतलब एनुअली 12 लाख कम से कम एवरेज इनकम होना चाहिए इंडियंस का, तब जगह फ्लाइट इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगा। सिर्फ यही एक इंडस्ट्री है इंडिगो, सस्ता में चलाते हैं सर, अच्छा खासा प्रॉफिट में है। यही है एक इंडिगो और दूसरा है स्पाइस जेट। कहाँ गया है स्पाइस जेट, दिख रहा है ये थोड़ा सा अच्छा है, ये इंडिगो और स्पाइस जेट। बाकी सर विस्तारा ये टाटा का है, थोड़ा हाई इनकम ग्रुप के लिए है, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ है। गो एयरवेज कोशिश कर रहा है, डेक्कन वगैरह उतना खास नहीं चल रहा है सर। एयर एशिया भी इंडिया का नहीं है सर। ठीक है, एयर इंडिया का हालत क्या दिखाऊं सर आपको। एयर इंडिया तो बिक जाएगा सर, एयर इंडिया बहुत जल्दी बिक जाएगा, बिकॉज ज्यादा दिन तक सरकार इसको चला नहीं पाएगा। इसका बहुत लोन है सर मार्केट में, बहुत लोन है। मतलब लोन तो सर हमारे टैक्स के पैसे से सब्सिडी देते देते ये चल रहा है। ये देखो सर, ये इसका हालत है। ऑपरेटिंग इनकम देखो 2019 का ऑपरेटिंग इनकम मतलब 3,763 का लॉस में है। प्रॉफिट देखो सर इसका 2019 का, प्रॉफिट नहीं सर नेगेटिव प्रॉफिट है, 9,000 करोड़ का लॉस में है। मजाक है क्या सर, हमारा टैक्स के पैसे से चलाओगे इस तरह का कंपनी को आप। फिर बोलोगे कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है, एयर इंडिया बंद करेगा तो बोलेगा कि सरकार बेच रहा है। बात समझने लायक है, मैनेजमेंट का बात होता है सर। मैनेजमेंट अगर प्रॉपर नहीं है ना गवर्नमेंट लेवल में तो संभाल लेगा कौन। बार बार मैं ये चीज आप लोगों को बताता रहता हूं, क्योंकि हमारे देश में सरकारी लेवल में मैनेजमेंट बहुत खराब है, इसीलिए तो हालत खराब है। अब ये बिकेगा सर, ये बिकेगा जेन्युइनली। पहले तो एक्चुअली एयर इंडिया टाटा का ही था, फिर टाटा ने गवर्नमेंट को दे दिया था, अब फिर से टाटा का ही लेने का चांसेस है। टाटा ही बीट करेगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, एयर इंडिया टाटा का ही बिजनेस था।
ये देखो सर, द एयरलाइंस वाज फाउंडेड बाय जे.आर.डी. टाटा 1932. Tata himself flew its first single engine de Havilland Portsmouth carrying airmail and Karachi's Drigg Road aerodrome to Bombay's Juhu aerodrome. ठीक है, कराची तब पाकिस्तान नहीं था, तब इंडिया था, बाद में ये एयर इंडिया गवर्नमेंट को दिया गया। ठीक है, अभी हिस्ट्री पढ़ लेना सर आप लोग, ठीक है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मुश्किल क्या है समझ रहे हो ना सर, इसके ऊपर स्टॉक मार्केट क्लास में स्नेसिस तब शायद ज्वाइन नहीं किया था मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक मार्केट में। मैंने एक पूरा केस स्टडीज किया था ये एयरलाइन इंडस्ट्रीज के ऊपर, पूरा केस स्टडीज था कि क्या खर्चा पड़ जाता है पर शीट के हिसाब से, कितना डिस्टेंस किलोमीटर रन करने में कितना खर्चा आ जाता है, डिटेल्स एनालिसिस किया था सर, मजा आ गया था वो क्लास में, मतलब मैं खुद एंजॉय बहुत किया था, स्टूडेंट भी कुछ समझा था। चलो सर, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तब जाके टोटल कॉस्ट का बात है। टोटल फिक्स कॉस्ट मींस फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। TFC is parallel to x axis, ये वाला x axis कहां से आ गया, इसके साथ बोल रहा है, ये x axis है, this is y axis, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ये पैरेलल टू x axis होता है, बिकॉज वो फिक्स्ड है ना। आप बिजनेस करोगे तो इतना खर्चा आपका होगा ही, अगर 10 लाख का खर्चा है, सपोज ये 10 लाख है, उसके बाद ये 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, मतलब 1 करोड़ तक का बिजनेस का हिसाब है, तो 10 लाख का कॉस्ट फिक्स्ड है, उसके बाद जितना करोगे, ठीक है। अब क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज विद चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट। टोटल फिक्स कॉस्ट इज पैरेलल टू x एक्सिस इन द फिगर गिवन बिलो, इवन एट जीरो आउटपुट, अगर आपका आउटपुट कुछ भी ना हो फिक्स कॉस्ट रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर पैसेंजर चढ़े ना चढ़े, क्या एयरलाइन इंडस्ट्रीज का खर्चा होगा कि नहीं होगा? बोलो ना सर, आसमान में उड़े ना उड़े, खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा सर। फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा है जो आपका बिजनेस चले ना चले, आउटपुट हो ना हो, खर्चा होगा ही होगा। दुकान का रेंट, दुकान बिके ना, मतलब दुकान में प्रोडक्ट सेल हो ना हो, फिक्स कॉस्ट तो रहेगा इन द शॉर्ट रन में स्पेशली। फॉर एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस का खर्चा तो फिक्स्ड है, चाहे आपका सेल हो ना हो। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट दैट चेंज विद द चेंजेस इन लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट चेंज होता जाएगा, वेरिएबल खर्चा भी चेंज होता जाएगा। इट हैज इनवर्स एज शेप एंड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। Figure given below shows that as output is 0, cost is also 0. Output 0 तो cost भी 0. Variable cost, output नहीं होगा तो variable खर्चा भी नहीं होगा, and output increases cost भी increase. Output बढ़ेगा तो variable cost भी बढ़ेगा, जैसे कि output होगा तो raw material का खर्चा आएगा, power consumptions होगा, मतलब electricity etc. ये टेबल देखो, तो मैं ग्राफ सिखाता हूँ आपको। टेबल देख रहे हो आप लोग सर? टेबल देख पा रहे हो ना सर? यस सर। बिजनेस में 0 से लेके 9 तक का आउटपुट है, मतलब अब ये 9 पैसेंजर हो सकता है या फिर 9 प्रोडक्ट हो सकता है, जो भी आपका बिजनेस मॉडल हो। 0 से लेके 9 तक का आउटपुट है। 0 आउटपुट में भी फिक्स कॉस्ट 10 ही रहेगा ना, आउटपुट 0 है तो फिक्स कॉस्ट तो 10 रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं होगा बिकॉज आउटपुट कुछ नहीं हुआ है। टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? TFC प्लस TVC, बट TVC इज 0, TVC मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 बट टोटल फिक्स कॉस्ट 10, तो 10। आउटपुट 1, एक यूनिट आउटपुट बढ़ा रहे हो तो फिक्स कॉस्ट 10 होगा, बट वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? वो भी होगा, 8 मान के चलते हैं तो 18। इस तरह से फिक्स तो फिक्स 10 करके ही है, वेरिएबल कॉस्ट को जितना पर यूनिट बढ़ते जा रहा है, एक चीज ध्यान देना, पर यूनिट जिससे बढ़ेगा, पर यूनिट के हिसाब से आपका खर्चा भी बढ़ेगा, लेकिन एवरेज में प्राइस कम होता जाएगा। 1 यूनिट बनाने का खर्चा 8 रुपया आ रहा था, 2 यूनिट बनाने का खर्चा 13 आ रहा है, 3 यूनिट बनाने का खर्चा 16 आ रहा है, 4 का 20 आ रहा है, 5 का 26 आ रहा है। ये एजम्पशन है बट ऐसा ही होता है रियल में। 6 का 35 आ रहा है, 7 का 47, 8 का 63, 9 का 83। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, दोनों को जोड़ दो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। TVC एंड TFC को जोड़ोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ सर, अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, जब आपका टोटल फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वेरिएबल कॉस्ट जब आपका आउटपुट 0 था तब कुछ नहीं था, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रहा है, और फिक्स कॉस्ट अपने जगह में फिक्स्ड है 10 लाख का। लेकिन सर टोटल कॉस्ट का आप देख रहे हो, दोनों के ऊपर में है, दोनों के ऊपर से है, ऊपर से मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल के ऊपर से है, मतलब यहां से चालू हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया सर? इजी है, बहुत ही इजी है।
मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि अगर दिस इज माय फिक्स कॉस्ट, से फॉर एग्जांपल 10 लाख, और दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट जो मेरा प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ेगा, बट मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो इसके ऊपर से आएगा। दिस इज टोटल कॉस्ट, दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड दिस इज टोटल फिक्स कॉस्ट। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये अप टू 100 लाख का हिसाब है, ठीक है, इस तरह से हुआ है। दिस इज जीरो, दिस इज ओरिजिन। समझ में आया सर? बोलो, ये ग्राफ देख के तो बड़ा इजीली ये समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं आया सर? यस सर। बड़ा इजी था, इसलिए मैं ज्यादा टाइम भी नहीं लिया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट? देयर आर सम कॉस्ट व्हिच आर नाइदर परफेक्टली वेरिएबल और नॉर एब्सोल्युटली फिक्स्ड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन रिलेशन टू दिस चेंज इन द साइज ऑफ आउटपुट दे आर नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर बता सकते हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक एग्जांपल दे सकते हो? एनीवन? कोई एग्जांपल नहीं होगा सर? सर कोलकाता लोकल बस बहुत अच्छा एग्जांपल है। ये बस में चढ़े हो ना आप लोग, जो लोग कोलकाता से हो? स्नेहाशीष, यस आयान, सर। हाँ, निबिड़, यस आप सर। लोग तो यस। जरूर जानते हो एकदम अपना कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है। ये ब्लू येलो बस कामाराटी है, देख सो ये स्नेहाशीष, तेरे एक घर वाला बस आ गया, कामाराटी वाला बस आ गया। मैंने कुछ नहीं यस किया, सर। सिर्फ कामाराटी आलेपुर जू 230। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज इन, कहाँ पर है सर ये मोस्ट प्रोबेबली खान्ना क्रॉसिंग है ये, ऐसा ही लग रहा है मुझे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। सर इस बस का फेयर क्या होता है चढ़ने का? स्नेहाशीष बता दे जल्दी। तो এখন বাসে উঠলেই 10 টাকা। है? अच्छा, एक फेमस बस है, मेरा बहुत पॉपुलर बस है मेरे हिसाब से, L238। ये बहुत स्पीड में चलता है, 12/7 हावड़ा। आया जानिस? है सर। इसका रेट चार्ट भी थोड़ा अलग होता है, बहुत फास्ट भागता है, बहुत फास्ट। कोलकाता में सबसे फास्ट भागने वाला बस, भीड़ भी बहुत होता है और सबसे जल्दी चलता है। इतना फास्ट और कोई बस में कोलकाता का हर एक एंगल में रहा है सर, साउथ में, सेंट्रल में, नॉर्थ में, ईस्ट में। मैंने इस इतना रेगुलर बेसिस में, मतलब इसका एक रेगुलरिटी है काफी अच्छा। बहुत रफ भी है सर, एक्सीडेंट भी बहुत किया है। तो बेसिकली पॉइंट है कि बस में चढ़ने से 10 रुपया फिक्स्ड है, लेकिन कितना किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर के आसपास तक 10 टका फिक्स्ड है। फिर 5 किलोमीटर के बीच में कोई वेरिएबल नहीं करेगा, फिर 5 किलोमीटर बाद आपका फिर से भाड़ा बढ़ेगा। ऐसा है ना सर? यस। है ना? तो ये इस तरह का खर्चा क्या हो गया? सेमी वेरिएबल, थोड़ा सा फिक्स, चढ़ने का ही 10 टका, उसके बाद कुछ एरिया तक 10 टका ही रहेगा, फिर कुछ देर बाद फिर बढ़ेगा, फिर कुछ देर बाद फिर बढ़ेगा, फिर कुछ देर बाद फिर बढ़ेगा। तो टोटो ये तो जो, सर। हाँ सर टोटो तो सर। क्या टक है ना, अरे बाबा, टोटो टोटो। टोटो, हाँ टोटो में भी होता है, एकदम टोटो में भी होता है, टैक्सी में भी होता है, टैक्सी में भी होता है। टैक्सी में चढ़ने से मोस्ट प्रोबेबली 30 रुपीज फर्स्ट मीटर रहता है, 30 में आई थिंक। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से 12 रुपीज, एक सर्टेन टाइम तक 30 रहेगा, एक सर्टेन किलोमीटर तक, मोस्ट प्रोबेबली 2 किलोमीटर तक 30 रहेगा, फिर 2 किलोमीटर बाद 12 टका करके चेंज होगा, 12 या 14, मोस्ट प्रोबेबली 12 या 14। टोटो, टैक्सी, बस इज अ पॉपुलर एग्जांपल, सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। और एक होता है सर इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना यूज करोगे, इलेक्ट्रिसिटी, केबल लाइन या टेलीफोन लाइन, मिनिमम एक देना पड़ता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, यस सर। है ना? केबल का भी, केबल लाइन जो घर पे चलता है, केबल लाइन, उसका भी, टेलीफोन लाइन, मिनिमम रेंटल देना पड़ता है फिक्स्ड। उसके बाद यूजेज के ऊपर, जितना यूज करोगे उसके हिसाब से चलेगा। तो ये है सेमी फिक्स सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल को सैलरी ऑफ फोरमैन, मतलब जो लेबर का खर्चा वो भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, बस का जो मैंने बोला, ठीक है। तो इतना तरह का कॉस्टिंग होता है, अलग अलग बिजनेस का अलग अलग होता है, ठीक है। फिर मैं सर आज इतना में रखता हूँ, नेक्स्ट दिन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, इससे थोड़ा सा और टिपिकल एरिया आएगा सर कॉस्टिंग में। शॉर्ट रन, एवरेज वेरिएबल, एवरेज टोटल, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। कुछ वाइटल एरिया आएगा, टेबल, ग्राफ, अच्छा खासा ग्राफ है सर इसके अंदर, ठीक है, अच्छा खासा ग्राफ है।
और एक एक ग्राफ का एक एक मतलब है, देखने में डरावना है बट इतना भी डरावने वाला नहीं है, बट काफी अच्छा एनालिसिस होगा सर कॉस्टिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली कॉस्टिंग खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा सर कॉस्ट। बोलो सर, समझ में आया? कॉस्ट का Yes, पूरा sir. हो एकदम आइडिया क्लियर हो गया ना सर? बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप एंजॉय कर लो एक बार, बाकी आप खुद ही कर लोगे, मुझे मेरा काम खत्म हो जाएगा। ओके सर, फिर आज इतना ही रखते हैं। बाय सर, फिर टाटा। सर मेरा पिछले वीक का क्लास छूटा था, बस एक वीक का। बस एक वीक का? तू थोड़ा मुझे एक हाँ। काम करना, तो मुझे एक बार बता